हम सीधा दर्शकों को लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि अमित शाह क्या कुछ कह रहे गृह मंत्री, आप सुनिए। राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं, राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है, उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है, उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहां की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है, बेटा जाने से भी आहत है और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है
जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है, जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर को लगता है प्रेसिडेंट रूल जारी करनी चाहिए क्योंकि नहीं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता से गृह मंत्री अमित शाह को भी सीधा आप सुन रहे थे, मृतक कार्यकर्ता के घर वो पहुंचे हुए हैं और आरोपों की बौछार कर दी है अमित शाह ने। लेकिन अगली खबर, बड़ी खबर जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से जुड़ी हुई है, क्योंकि कुरुक्षेत्र से दिल्ली पुलिस उनको सीधा दिल्ली लेकर आ रही है और लगातार इस घटनाक्रम को लेकर सियासी तापमान चरम पर है, क्योंकि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी हुई सुबह 8:30 बजे। पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंचती है, उनको उठाकर लेकर जाती है, मोहाली ले जाने की कोशिश होती है, लेकिन रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस की मौजूदगी होती है, वो रोक देते हैं पंजाब पुलिस की टीम को। अब 3 राज्यों का यह मामला हो जाता है। उसके बाद से सियासी तापमान हमें देखने को मिला, किस तरह से राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई, बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन, वहीं जनकपुरी में भी केस दर्ज हुआ पंजाब पुलिस के खिलाफ। और अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस वापस दिल्ली लेकर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। तेजिंदर पाल के परिवार की तरफ से काफी आरोप लगे बहुत ही पंजाब पुलिस को लेकर। उसके बाद से उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि वीडियोग्राफी के दौरान पंजाब पुलिस ने उनके सर पर भी हमला किया, घूसा मारा। और उनकी माताजी से अभी आज तक पर वो लाइव थी, उन्होंने सीधा कहा कि ये सब कुछ राजनीतिक बदले की तहत कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। तो सुबह बग्गा की गिरफ्तारी होती है और अब दिल्ली वापसी, कुरुक्षेत्र से वापस आ रहे हैं दिल्ली पुलिस तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर दिल्ली के लिए। तो पहले बग्गा की गिरफ्तारी और अब दिल्ली वापसी। लेकिन इस बीच बहुत कुछ हमें देखने को मिला, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और अभी भी तमाम राजनीतिक गतिविधियां 3 राज्यों से हमें देखने और सुनने को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर आमने सामने है इस घटनाक्रम को लेकर। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी उनको ये अवैध कार्रवाई है, बिना सूचना दिए, बिना लीगल नोटिस के, और किस तरह से ये दूसरे प्रदेश की पुलिस को सूचना दिए बगैर आप आते हैं और गिरफ्तार करके लेकर जाते हैं। कुछ लोगों ने और बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं, ये हिरासत में नहीं, ये अपहरण है। अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ है दिल्ली के जनकपुरी थाने में। पंजाब पुलिस के खिलाफ बहुत कुछ मामला बनता है। अब तकनीकी रूप से इसमें देखना होगा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि हाईकोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। पंजाब पुलिस ने कहा है, उधर हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस कानून के बीच में रोड़ा पैदा कर रही है। तो ये अपने आप में ये एक बड़ी खबर, क्योंकि हम जो भी देख रहे हैं दिल्ली से अभी ये 3 राज्य की पुलिस, 3 राज्यों की सरकार इसमें इन्वॉल्व नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, और ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी प्रवक्ता, दिल्ली प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर। तो अभी आप 3 तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। ये पहले तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी के दौरान सुबह 8:30 बजे के आसपास की उनके घर की ये तस्वीरें। और आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से आज तक ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उस दौरान गृह मंत्री ने, आपको हम सुनवाते हैं। सर, हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में कैसे कूदी कि तेजिंदर बग्गा को किडनैप करके एक बोलेरो गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है और उसको रोका जाए। तो हमने तो उस आदेश की पालना की है, हमने उनको रोका है। लेकिन पंजाब के डीजीपी ने अब हरियाणा डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने एफआईआर की कॉपी दी है और उन्होंने कहा यह अपहरण का मामला नहीं है, ये मामला पंजाब में एफआईआर दर्ज है और हम आरोपी को गिरफ्तार करके ला रहे थे। हरियाणा सरकार बेवजह इस रास्ते में रोड़ा बन रही है। नहीं, कोई रोड़ा नहीं बन रहे हैं। अगर कोई ऐसा मामला था तो वो दिल्ली में भी दर्ज हो सकता था, वो पंजाब में ही दर्ज क्यों कराया जा रहा है? पंजाब कोई आम आदमी पार्टी का टार्चर हाउस बन गया, वो दिल्ली में भी दर्ज हो सकता था। दिल्ली में भी पुलिस है, तो ये काफी बातें देखने वाली हैं। अभी हम इसको जनकपुरी थाने में पेश करेंगे, जहां पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ है,
और इसकी फर्दर जांच होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है पंजाब पुलिस ने बाकायदा एफआईआर की कॉपी वो भेजी है, वो कह रहे हैं कि आप हमें सौंपे, हम इसको पंजाब लेकर जाने चाहते हैं बग्गा को। दूसरी तरफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। नहीं तो फिर पहले दिल्ली पुलिस इसकी छानबीन करेगी और छानबीन करने के बाद जो कानूनी उचित होगा वो करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जो है हरियाणा पुलिस अब तेजेंद्र बग्गा को पंजाब पुलिस को नहीं सौंपेगी? नहीं, हम पहले अपने जहां से हमें ये किडनैपिंग की सूचना मिली है, पहले हम उस पुलिस को सौंपेंगे। यानी कि दिल्ली पुलिस अब यहाँ पर साफ हो गया है, हरियाणा के गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस की टीम बाकायदा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और तेजेंद्र बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार एक कानूनी कार्रवाई में रोक लगा रही है बीच में। तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी, जांच करने के बाद ही सत्य सामने आता है। लेकिन अभी आपका स्टैंड ये है कि आपको पास अभी अपहरण की सूचना है कि दिल्ली से अपहरण किया गया। हमारे पास ये सूचना है कि तेजेंद्र बग्गा को दिल्ली से बोलेरो गाड़ी में अपहरण किया गया है और उसके पीछे और भी कुछ गाड़ियां लगाई गई हैं। इसलिए उसको किसी को भी अपहरण किया जाता है, अगर किसी भी प्रदेश के पास कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उसको रोकना, पकड़ना उस प्रदेश की सरकार की पुलिस की दायित्व बनता है। तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस ने एक बेहद सराहनीय काम किया है, एक अपहृत व्यक्ति को छुड़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपहरण का केस है और उसको अगर पकड़ा है तो बेहतरीन काम किया। तो ये जो सूचना मिली थी उसके आधार पर क्या जीटी रोड पर नाकेबंदी की गई, कुरुक्षेत्र में ही ये नाकेबंदी की गई या और भी जगह पर आपने नाकेबंदी करवाई थी? नहीं, जहाँ जहाँ उचित समझा होगा, जहाँ गाड़ी की लोकेशन होगी वहाँ पर नाकेबंदी की गई। तो अब ये माना जाए कि हरियाणा पुलिस को एक अपहरण की शिकायत मिली और उस शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया, तो क्या जो पंजाब पुलिस की टीमें हैं, पंजाब पुलिस के लोग उस में शामिल हैं जो तेजेंद्र बग्गा को लेकर आ रहे थे, उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारा जांच का विषय है। अब जो जनकपुरी थाना का SHO है, हमें उसको इनको सौंपने के लिए कहा गया है। हम इसको उनको सौंपेंगे और वो इसकी फर्दर छानबीन करेंगे। तो उसके लिए क्या जनकपुरी के SHO को आपने यहाँ बुलाया है या यहाँ की टीम उनको दिल्ली सौंप कर आएगी? तेजेंद्र नहीं, हम दिल्ली सौंपेंगे उनको, दिल्ली सौंपेंगे। और दूसरी तरफ जो पंजाब सरकार जैसे आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पूरी लड़ाई में कूद पड़े हैं, ट्वीट्स का दौर जारी है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है टारगेट कर रही है नेताओं को। नहीं, आप देखिए ना कि ये तो बात बाद में देखी जाएगी कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो क्या दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है? क्या दिल्ली में पुलिस नहीं है? क्या दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? दिल्ली में भी तो पुलिस सर्च कराई जा सकती है। तो ये अलग बातें हैं, उस पर अभी हम नहीं जाना चाहते हैं। अभी तो इतनी सी बात है कि हमारे पास अपहरण की सूचना आई है और अगर किसी व्यक्ति को अपहरण करके लेके जाया जा रहा है, उसको बचाना, पकड़ना, ये हमारा काम है। और आगे की कार्रवाई आपने बता दी है कि अब आप जो है तेजेंद्र बग्गा को दिल्ली पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा। हाँ, केस दिल्ली पुलिस का ही है, हम तो दिल्ली पुलिस की मदद कर रहे हैं। हम इसको तेजेंद्र बग्गा को दिल्ली पुलिस के हैंडओवर कर देंगे। लेकिन पंजाब पुलिस कह रहे हैं कि आपको उनकी भी मदद करनी चाहिए क्योंकि अपराध एक पंजाब में भी हुआ है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने FIR दर्ज की है, उसकी कॉपी DGP हरियाणा को भेजी है पंजाब की तरफ से। नहीं, वो देखिए, वो जाने, वो दिल्ली पुलिस जाने, पर अभी तो अपहरण का मामला दर्ज है, पहले तो उसका निपटान होना जरूरी है। तो क्या यहाँ पर भी कोई शिकायत दर्ज की जा सकती है हरियाणा में? नहीं, हम ऐसी खेल नहीं खेलते हैं। हमारे पास जो जानकारी आई उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। दूसरी तरफ जहां पर जिस थाने में रखा गया है वहां पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, वहां पर नारेबाजी हो रही है कुरुक्षेत्र में। नहीं, देखिए, ये तो प्रजातंत्र में चलता ही है, किसी भी प्रकार से होता ही है। इससे कोई कानून अपना रुख कभी में हंगामा, बवाल, उपद्रव और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब भीलवाड़ा में हिंसा और उपद्रव हुआ है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पूरे इलाके में तनाव है, इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। पता नहीं किसे लगी है राजस्थान की नजर, पता नहीं कौन रच रहा है राजस्थान में नफरत की साजिश।
पता नहीं, मगर इतना जरूर है कि सुलग रहा है राजस्थान। जोधपुर, करौली और अलवर के बाद ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं। भीलवाड़ा में वैसे ही बवाल हुआ, वैसे ही आगजनी हुई, वैसे ही हंगामा हुआ जैसे करौली, अलवर और जोधपुर में हुआ था। आरोप है कि भीलवाड़ा के सांगानेर में बुधवार की रात करबला रोड पर बैठे समुदाय विशेष के 2 लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा और उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। हमले के बाद हंगामा शुरू हुआ। राजस्थान के अलवर, करौली और जोधपुर के बाद अब अति संवेदनशील जिले भीलवाड़ा में भी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। यहाँ के उपनगर सांगानेर में ये करबला शरीफ है, यहाँ रात को 2 बैठे हुए लोगों पर नकाबपोश लोगों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। और ये जो आप देखें, ये जो बाइक, जली हुई बाइक के अवशेष आपको नजर आ रहे हैं, इस बाइक को आग लगा दी थी। पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोगों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तब जाकर भीड़ की पिटाई से लहूलुहान हो चुके घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में कई जगह दबिश डाल रही है। हालांकि पुलिस को अभी तक हमले की कोई ठोस वजह नहीं पता चल सकी है। जी, आज थाना सुभाष नगर क्षेत्र में सांगानेर कस्बे के अंदर एक घटना घटित हुई, जिसके अंदर 2 लोग एक बाजार पे बैठे हुए थे, जिनके साथ 3-4 मोटरसाइकिलों पे कुछ लोग आए और मारपीट की है। कुछ क्लूज सीसीटीवी फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। वारदात के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। डीएम खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गेट थाना स्टेशन के क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें रिपोर्टेडली 2 ऐसे लोग थे जो बैठ करके अपना खाना वगैरह खा रहे थे और उन पर अटैक हुआ, तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। आमजन से यही अपील करूंगा कि कोई भी ऐसी अफवाह पर ध्यान न दे और जिले में पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखें। डीएम और एसपी दोनों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गयी। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल सांगानेर और भीलवाड़ा काफी संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने रात से ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। हालांकि अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन तनावपूर्ण भी हैं। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, आज तक। उधर हैदराबाद में एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब उस शख्स की पत्नी ने अपने परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का आरोप है कि उसके सगे भाई ने उसके पति की हत्या कर दी। आज तक से खास बातचीत में उसने पूरी आप बीती सुनाई है, असलियत बताई है। वो तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। हत्यारों से जान की भीख मांगता रहा। पत्नी आशरीन सुल्ताना गिड़गिड़ाती रही, भाई के पैर पकड़कर अपने पति की जान की भीख मांगती रही, लेकिन कातिल नहीं माने। हैदराबाद में बुधवार की रात बीच सड़क पर ही नागराजू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरे हस्बैंड को सर पे मारते गए। मेरे हस्बैंड बोले कि मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, क्यों मारोगे। लास्ट वो बात एक ही बोले उन्होंने। उसके बाद मेरे हस्बैंड को मारते गए, तो जब मैं वो लोग को ढकल ली ना, ऐसा मतलब धक्का दिखे मेरे हस्बैंड को मत मारो बोल के, जब मेरे भाई का फेस दिखा। आज तक से आशरीन ने खास बातचीत की और बताया कि कैसे उसके पति की जान के दुश्मन बन गए उसके अपने ही परिवार वाले। उसका अपना भाई, वो अब आंखों में आंसू लिए अपनी आप बीती बता रही है। मेरे दिल को तो इतनी तकलीफ हो रही कि सर, जैसा वो मेरे हस्बैंड को मारे सर, मैं उनको मारूं सेम वैसी जो मेरे हस्बैंड को जो तकलीफ हुई उनकी सांस जाते वक्त,
मुझे उतना वही है सर, मेरे दिल में बस उतना ही। ये हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सब इंसान ही है। अब मेरे भाई तो मुस्लिम है सर, मुस्लिम रह के भी उन्होंने इतने बुरे तरीके से मारे उन्होंने, तो उसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं रहता सर, इंसानियत रहना के। बुधवार की रात नागराजू अपनी पत्नी आश्रीन के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी आश्रीन का भाई मोबिन अपने दोस्तों के साथ आ धमका। उसके सिर पर खून सवार था। पहले उसने नागराजू पर रॉड से हमला किया, फिर चाकू से कोट डाला। आरोपी की बहन चीखती चिल्लाती अपने पति की जिंदगी की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी नहीं माने। भीड़ तमाशबीन बनी रही। 15-20 मिनट तक हमला होता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कोई भी हेल्प के लिए नहीं है सर, ये तो मतलब कुछ जंगल में वैसा भी नहीं, ये तो मतलब पूरा ट्रैफिक था सर, बहुत लोग थे कि पूरा फुल ट्रैफिक था, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मेरे रात की जान नहीं बचा सकते बोले जैसा कुछ भी नहीं था सर। अगर ये समाज अच्छा रहा तो मतलब एक इंसान की जान जा रही बोले तो वो लोग को तकलीफ क्या है मालूम बोले तो वो हेल्प करे, तो आज राज बोल के नहीं किसी को भी ऐसा जान नहीं जाती सर। नागराजू और आश्रीन में 10 साल से दोस्ती थी। जनवरी में ही दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। वाराणसी आपका रुख करते हैं सीधा, क्योंकि वहां पर हंगामा चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का ये पूरा मामला है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। हम अपडेट वहां से एक एक गतिविधियों पर नजर डालेंगे, सारी खबरें आप तक डिटेल पहुंचेंगी, लेकिन इसके पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंची है सर्वे वाली टीम वाराणसी, और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने जब टीम पहुंची तो वहां पर विरोध प्रदर्शन भी, हल्की नारेबाजी भी वहां पर चल रही है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी की ये खबर मिल रही है। और चूंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, और नमाज के बाद ये विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज ही सर्वे की टीम वहां पर पहुंची इस पूरे मामले को लेकर। और इस बीच जुमे की नमाज अदा करने के बाद वहां पर नारेबाजी देखने को मिल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंची है सर्वे की टीम कोर्ट के आदेश के बाद, और वीडियोग्राफी भी हो रही है, मस्जिद में सर्वे भी हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है सर्वे का काम। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी और ये पूरा मामला, ये गतिविधियां आप देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन पूरी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और उसी को तामील करते हुए वहां पर पहुंची है टीम सर्वे की। और उसको लेकर अब वहां पर, चूंकि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, जुमे की नमाज के बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। तो ये बड़ी खबर काशी वाराणसी से, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने सर्वे की टीम पहुंची, लेकिन अभी वहां पर क्या गतिविधियां हैं, एक रिपोर्ट आप सभी तक पहुंचाएं। इस वक्त मौजूद है हम कॉम्प्लेक्स में काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी के, और मेरे पीछे आप जो भीड़ इस वक्त देख रहे हैं, उस भीड़ को देखकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद पूरी तरीके से फुल हो गया था और आज जो है पहले के मुकाबले ज्यादा लोग आए, इसलिए पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं डिप्लॉय है और उन लोगों को वापस कर रही है, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही थी और मस्जिद जो है वो फुल हो गया था। और इसी के चलते वाराणसी पुलिस इस वक्त आप देखिए बीच सड़क से गुदौलिया चौराहे की तरफ उस भीड़ को ले जा रही। भैया क्यों वापस लौटाया जा रहा है आप लोग को? क्या बोला गया आप लोग? अंदर जो फुल हो गया है इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। फुल हो गया है? हाँ फुल हो गया, हम लोग दूसरे मस्जिद पर जा रहे हैं। अच्छा। रोज आप लोग की इतनी संख्या में आप लोग आते हैं? नहीं ज्यादा है? नहीं, आज कुछ ज्यादा क्यों है? बैठकी चल रहा है ना त्योहार का, ईद का बैठकी। अच्छा, ईद की वजह से। ओके। देखिए जैसे कि बता रहे हैं, रोज के मुकाबले भीड़ आज ज्यादा है। इनका ये कहना है कि ऐसा ईद की वजह से है, और इन्होंने साफ बताया कि किस तरह से ये भीड़ जो है लगातार आगे जा रही है। और कहना सिर्फ इतना है कि जो मस्जिद है वो फुल हो गई थी और इस वजह से इनको यहाँ से वापस लौटाया गया। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक। श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी। वाराणसी का हम सीधा रुख कर लेते हैं। समर्थ सीधा हमसे जुड़ रहे हैं। समर्थ, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या ताजा तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या अपडेट, क्या गतिविधियां, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे वाली वहां पर टीम पहुंची है, लेकिन जैसे कि जानकारी मिल रही है कि वहां पर लोग पहुंचे, उनको वापस किया जा रहा है, क्योंकि नारेबाजी भी हमें देखने को मिल रहा है। समर्थ।
आशुतोष, मैं इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी कॉम्प्लेक्स के बीच में मौजूद हूं। उधर अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वो नजर आएगा। यहाँ पर बैरिकेड्स आपको ढेर सारे नजर आएंगे। जो कैमरामैन संदीप तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये ज्ञान व्यापी मस्जिद है जहां पर सर्वे होना है। और इसके ठीक बगल में अगर आप आते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लैक कमांडोज भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बैरिकेड से पूरा एक रास्ता बंद कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से एंट्री नहीं है। अगर आप इधर की तरफ आते हैं तो गेट नंबर 4 होता है। ये काशी विश्वनाथ का पूरा कॉम्प्लेक्स है, मंदिर है, जो इसका इनॉग्रेशन एक तरह से जो टेंपल का बाहरी हिस्सा था वो प्रधानमंत्री खुद आए थे। और यहाँ पर अगर आप बीच के हिस्से की तरफ देखेंगे आशुतोष, तो आपको यहाँ पर और बैरिकेड्स नजर आएंगे। आप लाइन से यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पूरे जो डोर है, ये गेट नंबर 4 है, ये यूजुअली बंद नहीं होता है, पर क्योंकि आज सर्वे होना है तो इसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और पूरी वाराणसी पुलिस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। और जो एरिया मैं आपको पीछे दिखाऊंगा आशुतोष, यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स, और यही वो एरिया जहां पर कुछ देर पहले बवाल हुआ था। हालांकि अभी भी कुछ लोग यहाँ पर आपको देखेंगे, आपको मौजूद नजर आएंगे आशुतोष। यहाँ की तरफ अगर आप देखें, यही वो पूरा एरिया है जहां पर अभी भी कुछ लोग मूक दर्शक बने यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये क्यों खड़े हैं, इस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। फिलहाल काफी यहाँ पर भीड़ थी, जो आपने विजुअल्स अभी कुछ देर पहले के देखे होंगे। यहीं पर हूटिंग होनी शुरू हुई थी, जिसके बाद ये हूटिंग होते होते यहाँ से पूरा पीछे तक गए। और वहां पर गुदौलिया चौराहे की तरफ जब ये भीड़ गई, पतली गली की तरफ, तब वहां पर जो है मामला थोड़ा शांत हुआ। 15-20 मिनट की पूरा मामला। चूंकि आज शुक्रवार है, लोग वहां पर पहुंचते भी हैं जुमे की नमाज को भी पढ़ने के लिए। ऐसे में कुछ लोगों को हम सुन रहे थे कि कह रहे थे कि कुछ किसी और दिन भी चुना जा सकता था। एक बात, दूसरी चीज, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से चाक चौबंद है, क्योंकि मामला संवेदनशील है। समर्थ, देखिए, नंबर 1 जिस तरह की आपने बात की, उनका ये कहना जरूर है, पर यहाँ पर एक पक्ष ये भी है, कुछ लोगों का वाराणसी को उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी भी नमाज के वक्त इतनी भीड़ पहले वाराणसी के यहाँ पर नहीं देखी है। उनका ये मानना है, क्योंकि ईद भी अब खत्म हो गई है, तो यहाँ पर ये भीड़ जो आज सर्वे होना है उसकी वजह से ज्यादा उमड़ी है। ये आपको बता दूं मैं कि काफी भीड़ को वापस भी लौटाया गया, क्योंकि ज्ञान व्यापी पूरी तरीके से फुल हो गया था, जिसके चलते कई लोगों को यहाँ से वापस लौटाया गया और वो अपनी नमाज अदा करने किसी और मस्जिद में गए। नंबर 2, जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपको मगर यहाँ से शुरुआत करूंगा। आप बैरिकेड्स की झड़ी यहां से देखेंगे, लाइन से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और यूपी पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, ब्लैक कमांडोज यहां पर तैनात हैं। फिलहाल पूरा ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा गेट बना है, ये कभी बंद नहीं होता है, पर आज इसको बंद किया गया है क्योंकि आज सर्वे का दिन है। और यही रीजन है कि पूरे एरिया को आप देख सकते हैं, पूरे एरिया को यहां से बंद किया गया है। और ठीक जैसे कि मैंने आपको तस्वीरें इधर की दिखाई, जहां पर लोग यहां पर मौजूद थे, जहां पर पूरा बवाल हुआ, उसको पुलिस वालों ने समझाया। हालांकि मुस्लिम समुदाय के भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने समझाया बुझाया और किसी तरह से भीड़ को काबू में लाए और पीछे की तरफ रखे। पर अगर आप मेरे साथ अगर अभी चलेंगे तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी भी यहाँ पर जो है भीड़ जो है वो है, थोड़ा पीछे की तरफ है, सामने कॉम्प्लेक्स में नहीं है। और पुलिस की जो नजर है वो सामने की तरफ। पीछे देखिए, आपको लगातार पुलिस वाले समझाते हुए शायद नजर यहाँ से आपको दिखाई पड़े। कैमरामैन संदीप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मैं थोड़ा सा और करीब जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, जाइए। ये आप देख सकते हैं, ये गुदौलिया चौराहे की तरफ जाता हुआ पूरा रास्ता वाराणसी का है, जहां कुछ देर पहले के आप विजुअल्स देख रहे थे। अभी फिलहाल जो है, अभी भी देखिए बीच बीच में लोगों को समझाया जा रहा है, रोक के समझाया जा रहा है। समर्थ, ये लोगों को भी, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। ये कोर्ट के आदेश को तामील करवाने के लिए सर्वे की टीम वहां पर पहुंची है, अपने मर्जी से नहीं। कोर्ट के आदेश पर वो लोग वहां पर पहुंचे हुए, और चूंकि कोर्ट सर्वोपरि है तो सबको इस बात को समझना चाहिए। जी समर्थ, बिल्कुल समझना चाहिए आशुतोष। और अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं अंदर की विजुअल्स यहां से। ये जो रास्ता ले जाया गया, समझाया। हालांकि अभी भी यहां पर आप देखेंगे जो सेक्शंस हैं उनमें भीड़ मौजूद है। ये सेक्शंस जो हैं थोड़े थोड़े, और यहां पर भी देखिए पुलिस जवान तैनात हैं। यहां पर 1 2 3 4, और ये वो पतली गली जहां से लोगों को अंदर ले जाया गया था, ये यहां पर अंदर ले जाया गया था। इसीलिए यहां पर भी पुलिस के जवानों को देख सकते हैं आप, डिप्लॉय किया गया है। नंबर 1 2 3 4 5, और ये मणिकर्णिका द्वार है यहाँ, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई फिलहाल ये बात है, क्योंकि समुदाय के भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद भीड़ काबू में आई। उसके बाद पुलिस ने भी समझाया, जिसके बाद भीड़ काबू में आई और फिलहाल के लिए यहाँ चले गए। अब देखना यह है कि जब सर्वे पूरा खत्म होगा तब यहाँ पर क्या सीन्स होते हैं। जी, और क्या सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, टीम अंदर प्रवेश कर चुकी है, और यह सर्वे कब तक चल सकता है, कोई अंदाजा, अगर टीम से कोई बातचीत हुई हो या इंफॉर्मेशन मिली हो तो?
आशुतोष, दोनों पक्षों के जो वकील हैं, यानी कि जो पेटिशनर, जो दिल्ली से पिटीशन डाली गई थी 2021 अगस्त में, जिसको लेकर पूरा विवाद था, जिसके बाद डिसीजन लोकल कोर्ट द्वारा दिया गया कि उनको एक एडवोकेट, जो एडवोकेट कमिश्नर है उसको भेजा जाना है और वो वहां पर वीडियोग्राफी करेगा, सर्वे करेगा, सूर्यास्त तक के चलेगा। आपको मैं बता दूं, सूर्यास्त तक चलेगा ये, यानी कि आप मान सकते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक ये चलना है। नंबर 2, यहाँ पर वकील जो है दोनों पक्ष के जा चुके हैं। हालांकि सर्वे को लेकर काफी गोपनीयता बरती जा रही है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, इसको खुलकर कुछ नहीं बताया जा रहा। पर ये जो गलियां मैं आपको दिखा रहा हूँ वाराणसी की, ये पूरा इस वक्त यहाँ पर चहलकदमी जो है वो आप देख सकते हैं बढ़ गई है। हालांकि वाराणसी अपने भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है काशी, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। ये सुरक्षा इंतजाम यूपी सरकार द्वारा किए गए हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर समर्थ काफी संवेदनशील मामला है, काफी बड़ा मामला है और काफी पुराना मामला है, इसलिए सरकार भी एहतियात बरत रही है। हालांकि ये सब कुछ कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, क्योंकि सर्वे की टीम कोर्ट के बाद ही, उनके आदेश के बाद ही वहां पर पहुंची है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से बड़े अधिकारी वहां पर, उनकी मौजूदगी आप देख पा रहे हैं समर्थ। देखिए, मजिस्ट्रेट आ चुके हैं, एडीसीपी और पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल है वो आ चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपको मुख्य द्वार की तरफ ले चलता हूं। आप मेरे इर्द गिर्द अगर देखेंगे तो आपको सब पुलिस ऑफिशियल्स ही नजर आएंगे हर कोने में, चाहे इधर मैं दिखाऊं यहाँ पुलिस की गाड़ी, डीसीपी कमिश्नरेट वाराणसी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आप सामने देखते हैं जो भव्य काशी विश्वनाथ है, उसके भी आप दर्शन करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भीड़ को समझाया जा रहा है, यहाँ पर लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर क्यों? हम लोग कोई बात नहीं। यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, उन्होंने सवाल किया है कि यहाँ पर उनकी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, समुदाय के ही कुछ लोग और पुलिस वाले मिलकर समझा बुझा रहे हैं कि वो यहाँ पर भीड़ न लगे, पर आपको तब भी यहाँ पर कुछ लोग अभी भी खड़े नजर आएंगे जो कोने में जगह बनाकर खड़े हुए हैं। और इधर की तरफ अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो हम आपको फिर से एक बार लेकर चलूंगा काशी विश्वनाथ की ओर। और ये देखिए, लगातार इन लोगों को यहाँ से कहा जा रहा है कि अपने अपने घरों की तरफ बढ़ें, क्योंकि नमाज जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके चलते अब एक एक करके इन लोगों को हटाया जा रहा है। और मैं जिधर से गुजर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द आपको सिर्फ पुलिस वाले ही नजर आएंगे। तो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और यहाँ पर जो है एक एक करके सबको यहाँ से और समर्थक बताया जा रहा है। यही खासियत भी है बनारस की, वाराणसी की यही खासियत भी है, कौमी एकता मिसाल। ये हमेशा से ये शहर इसी के लिए जाना जाता है, आपसी भाईचारे के लिए। आपने भी सवाल किया तो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि कोई भी बात नहीं है और वो जा रहे हैं। शुक्रवार की नमाज भी है, नमाज के लिए किसी दूसरे मस्जिद का भी रुख कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो भी समझा रहा है लोग समझ रहे हैं। आप और लोगों से बातचीत कर सकते हैं समर्थ। बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बातचीत भी यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो आज वीडियोग्राफी होना है, आप लोग को जानकारी है इसके बारे में, जो वीडियोग्राफी वगैरह होना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं भीड़। मैं पहले आपको दिखा दूं एक बार और भी लोगों से बातचीत करूंगा। आज वीडियोग्राफी वगैरह होनी है काशी विश्वनाथ को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम जो होना है अदालत के फैसले से हो रहा है, जो हो रहा है वो सच हो रहा है और जो सच है उसी को दिखाया जाएगा। हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा कहा गया है कि वहाँ हिंदू देवताओं के जो मूर्तियां हैं वो मौजूद हैं, वो सच है, वो पहले से है। औरंगजेब ने उसको तोड़ करके बनवाया कि मस्जिद के गुंबद ऊपर है, नीचे मंदिर है, जो है वो सच है। और सच का सच, पानी दूध का दूध, पानी का पानी होना है। और जो मैनेजिंग कमेटी, जो अंदर मस्जिद की कमेटी है, उनका ये कहना है कि वो किसी को अंदर नहीं आने देंगे। यदि सांच को आँच किस बात का, सांच का आँच किस बात का? अगर अंदर कुछ नहीं है तो आप जाने दीजिए, हमको सर्वे करने दीजिए, हम अपना सर्वे करें, आप अपना काम। वाराणसी गंगा यमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, भाईचारे के लिए जाना जाता है। आप लोग का क्या मैसेज है? हम लोगों का कहने का मतलब ये कि जुमा का दिन था, ईद का जो है कि हम लोग जो है कि सेलिब्रेट कर रहे थे, बैठ के इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए भीड़ ज्यादा आ गया। और दूसरी बात की जो है कि सर्वेक्षण की बात है, ये तो जो है कि कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है, इसको जो है कि सर्वेक्षण के लिए आदेश भी दिया गया है। लोगों की इंतजामिया कमेटी ने भी आदेश दिया है कि हाँ आप आइए, जो है कि अपना जो है अपना देख लीजिए। भाई जब कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या आपको? गुरु जी का घंटा मिलेगा आपको? जब कुछ है ही नहीं है तो क्या मिलेगा? अब भाई जिसको भी आके देखना आकर देख लीजिए। तो कुछ लोग आक्रोशित से क्यों होंगे? आक्रोशित कोई नहीं हुआ है सर, आक्रोशित कोई नहीं हुआ है। बात यह है कि जो लोग इसीलिए, हिंदू पक्ष के लोग इसीलिए कह रहे हैं कि जो नंदी जी का मूर्ति है वो इस साइड है, इसीलिए लोग ज्यादा शक कर रहे हैं कि मतलब इस साइड शिवलिंग है। वैसे तो
क्या लगता है? मालूम नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं आशुतोष, यहाँ पर जो है अलग अलग पक्ष अलग अलग बातें कह रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ऑर्डर लोकल कोर्ट का है तो मानना पड़ेगा ही, क्योंकि लोकल कोर्ट अगर आदेश देता है वो तो सर्वोपरि है। तो इस वक्त जो है सर्वे का काम जरूरी है। अब किसी को उसमें दिक्कत अगर है तो वो चर्चा का विषय जरूर है। सबसे जो अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है, क्योंकि हम ये सीधी तस्वीरें और आप लाइव इस वक्त लोगों से बात कर रहे हैं, ये देश भर में एक मैसेज जा रहा है। कितने लोग समझदार हैं, काशी किस लिए जानी जाती है? अपनी तहजीब के लिए, भाईचारे के लिए, कौमी एकता के लिए। वो हमें निकल कर आ रहा है नेशनल टेलीविजन पर, क्योंकि अपने आप में बड़ी बात है, इससे सीख भी मिलती है, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। लेकिन सबको पता है कि चूंकि कोर्ट का ये फरमान है, कोर्ट का आदेश है, और उनके आदेश को तामील करने के लिए सर्वे की टीम वहां पर पहुंची है, इसलिए कोई भी बाधा वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। हां, कुछ देर पहले जैसा कि आप बता रहे थे, आपकी रिपोर्ट से हम देख रहे थे कि कुछ लोग नारेबाजी वहां पर कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद वो लोग भी पीछे हट गए हैं। शुक्रवार का दिन है, दूसरे मस्जिद की तरफ वो रुख कर रहे हैं, तो लोगों की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश को तामील करना जानते हैं, इज्जत देना जानते हैं। समर्थ जी आशुतोष, देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं लोगों को, अगर आप देखेंगे जैसा कि अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, या हर धर्म का इंसान, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर, और सबसे बड़ा उदाहरण इसका यही है कि आपको बगल में ज्ञानव्यापी मस्जिद नजर आता है, तो ठीक बगल में बम्बोले काशी विश्वनाथ नजर आता है। इससे बेहतरीन मुझे लगता है कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, जहाँ पर मंदिर और मस्जिद अगल बगल है और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा होती है और भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी होती है। एक बार फिर सीएए को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बार पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने कहा है कि देश में सीएए लागू होकर रहेगा। गृह मंत्री के इस बयान पर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने कहा है कि पहले संसद से बिल पास करा लें। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बीजिए, भारत माता की। फिर सीए पर सियासी घमासान है। सीए का चिन्ह फिर से निकला है और सियासत की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से, जहां गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं। दौरे के पहले ही दिन गृह मंत्री ने सीए पर बयान दिया। ममता के गढ़ सिलीगुड़ी में रैली के दौरान शाह ने ऐलान कर दिया कि सीए था, है और हकीकत भी बनेगा। बस कोरोना काल के खत्म होने का इंतजार है। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। सीए पर गृह मंत्री का बयान आते ही ममता ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बगैर देरी किए शाह के बयान को लेकर पलटवार कर दिया। कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ लोगों को भरमा रही है। ममता ने पूछा कि सरकार संसद में बिल क्यों नहीं पेश करती। देखिए, दिस इज देयर टाइम, दे हैव नॉट अमेंडेड इवनिंग ऑफ sin, that is lapse, the bill is also lapse. Why they have not bringing this bill to this parliament, and why they are asking me? They should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball. It cannot play. You cannot play one-sided. It is both-sided. ममता सरकार पहले से सीए के खिलाफ रही है। 27 जनवरी 2020 को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया था। टीएमसी का आरोप है कि सीए देश के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए है। अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर फिर ममता सरकार ने वही बागी अंदाज दिखा दिया है। वैसे सीए पर सियासी अदावत से हटकर भी गृह मंत्री शाह ने ममता सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कटमनी और हिंसा का राज है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसे लेकर भी ममता का पलटवार हुआ। आज बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कटमनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, यहाँ पर जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज चल रहा है। पॉइंटबाजी चलते
घर से ईडी को ऑपरेट करते हैं, सीबीआई को ऑपरेट करते हैं, इनकम टैक्स को ऑपरेट करते हैं, और जो भी गंदा काम है उसको ऑपरेट करते हैं, और राज्यों में कैसे आग लगे इसको फैलाने के लिए वो ऑपरेट करते हैं होम मिनिस्ट्री से। एक दुख की बात है, उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है, हम देश को एकता बनाने के लिए एकता करके रखने चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक हमारा वक्तव्य है, और उसका वक्तव्य है सब तोड़ दो, फाड़ दो, आग जला दो। वी डोंट एक्सेप्ट दिस। ममता सरकार और केंद्र के बीच मुद्दों पर तनातनी नया नहीं है। अब एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है। ममता और बीजेपी की सियासी अदावत के बीच आज कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में अहम कार्यक्रम है। कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय का है। न्योता राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी है, लेकिन मुख्यमंत्री को निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब इस मसले पर भी सियासत तेज होने की उम्मीद है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका, चीन समेत एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने कहर बरपाया हुआ है। अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में डेल्टा या किसी नए स्ट्रेन की वजह से चौथी खतरनाक लहर अगले कुछ महीनों में प्रकोप ला सकती है। और इसके साथ ही एक स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि कोरोना सतह के बजाय हवा से 1000 गुना ज्यादा फैलता है। कोविड-19 से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने कोविड-19 से देश में हुई मौतों को छिपाने के डब्ल्यूएचओ के आरोप को गलत करार दिया है। जिस बेसिस पे डब्ल्यूएचओ ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। इन दावों में जो भी सच्चाई हो, इतना तो तय है कि कोरोना भारत के लोगों की सेहत पर भारी पड़ा। इसके साथ ही देश की आर्थिक सेहत को भी कोरोना ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे भी जरूरी बात कि यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में डर है कि ये अब गर्मियों में ही भारत में भी दस्तक दे सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये बीमारी अभी खत्म नहीं होने वाली और दुनिया जल्द ही कोविड-19 का एक नया प्रकोप देखेगी। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट जर्नल में पिछले हफ्ते छपे इजराइल के एक मॉडलिंग अध्ययन में बताया गया कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तो कम हो सकता है, लेकिन अगले कुछ महीनों में डेल्टा वेरिएंट या कोरोना का कोई नया स्ट्रेन नया प्रकोप ला सकता है। स्टडी में बताया गया कि जब कोई नया स्ट्रेन आता है तो पिछला स्ट्रेन खत्म हो जाता है, लेकिन डेल्टा के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट आने के बाद भी डेल्टा खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगवाने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही बूस्टर डोज लगवाकर भी लोगों को नई लहर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि लोग जिन सतहों को छूते हैं उनके मुकाबले सांस में जाने वाली हवा के माध्यम से कोविड-19 के वायरस का संक्रमण होने की आशंका 1000 गुना ज्यादा होती है। जाहिर है, जिस तरह से चीन में एक हफ्ते से घरों में बंद लोगों को भी कोरोना हो रहा है, उसी की वजह का खुलासा इस स्टडी से हो रहा है। जानकारों का भी मानना है कि खुली हवा में मास्क के बिना रहने वालों को कोविड ज्यादा परेशान कर सकता है। कोरोना वायरस की बात करें तो ये डायमीटर में 0.12 माइक्रोन जितने होते हैं, यानी बेहद छोटे होते हैं। ऐसे में कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति जब खांसता, छींकता है या बात करता है तो वो लोग एरोसोल नामक छोटे छोटे कणों के जरिए नोज या मुंह से वायरस को हवा में स्प्रेड कर देते हैं। इसे वायरल शेडिंग भी कहा जाता है और जैसा कि स्टडीज के अनुसार वायरस हवा में 3 से 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। कुछ ऐसे ही मामले कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान भारत में भी सामने आए थे। इनमें घर में बंद रहने वाले लोगों को भी कोरोना संक्रमण हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।